देखेंगे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है रिएक्शंस विद बेसिस। ओके, और रिएक्शंस विद बेसिस हम लोग अच्छे से समझेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं रिएक्शंस विद एसिड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए इससे पहले का जो पार्ट है, और तभी आप इसे रिलेट कर पाएंगे, है ना, समझ पाएंगे। हम वर्ड बाई वर्ड पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। और वीडियो जो है काफ़ी लंबे समय बाद आ रही है, तो वो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी इसीलिए। तो अब आपकी वीडियोस जो हैं बिल्कुल रेगुलर आएंगी, है ना। सो डोंट वरी, आप कनेक्ट बिल्कुल रहिए, है ना, स्टे ट्यून। तो देखते हैं, हम पढ़ेंगे अपना रिएक्शंस विद बेसिस टॉपिक। तो एक्टिविटी पहले पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 4.7 में हमें बताया गया है कि टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula। सबसे पहले तो स्पैट्यूला, कुछ वर्ड ऐसे समझ लेंगे जो आप कंफ्यूज, मतलब जैसे जैसे जिन्हें सुन के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना। तो स्पैट्यूला जो होता है बेटा चम्मच होती है, केमिकल, है ना, केमिकल लैब में इस्तेमाल की जाती है, एक टाइप से चम्मच ही होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। टीचर के प्रेजेंस में आपको ये जो है ना एक्टिविटी करनी है। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपको कुछ टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी, पैलेट्स, है ना, गोलियां लेनी पड़ेंगी चम्मच में अच्छे से। अब उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसका 5 ml ऑफ वाटर में। प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आपको वाटर लेना है 5 ml, उसमें गोलियाँ डालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अच्छे से। अब ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। अब एक पीस ऑफ एल्यूमिनियम, आपको एल्यूमिनियम भी डालना है उसमें। एल्यूमिनियम जो है आपका मेटल है ना, उसमें डालेंगे बेस में। पहले बेस सॉल्यूशन बना लिया अपन ने, बेस था वो बेसिक सॉल्यूशन। अब उसमें अपन ने मेटल डाला, एल्यूमिनियम डाला, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। अब आपने देखा, अब एक मैच स्टिक लेकर आइए उस टेस्ट ट्यूब के आगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के आगे एक मैच स्टिक लेकर आइए, बर्निंग मैच स्टिक जो जल रही होगी आपकी, ठीक है। तो आप देखेंगे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो व्हाट डज़ द पॉप साउंड इंडिकेट? तो पॉप साउंड आप ऑब्जर्व करेंगे, पॉप साउंड आएगा, चटपट की आवाज़ सुनाई देगी एज बिफोर, जैसे पहले आपको सुनाई दे रही थी। द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जो पॉप साउंड है आपका क्या बताता है? हाइड्रोजन गैस को बताता है ना, वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसमें से। तो ये ऐसा ही था सिमिलरली जैसा हम लोगों ने एसिड के साथ में किया था। तो मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें साफ साफ दिया है, मेटल्स जब भी रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मतलब मेटल्स बेसिक के साथ में, बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस। अब रिएक्शंस नॉन मेटल्स का अगर बेसिस से करेंगे तो कॉम्प्लेक्स होती है, रिएक्शन आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, जटिल होगी, है ना। तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, तो ये आपको समझना है बेटा। होप सो आपको रिएक्शंस विद बेसिस जो है ना समझ में आ गया होगा, उसका सार यही है, ठीक है, जो आपके इन शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा जो है वीडियो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कंप्लीट कर लेते हैं। समझना, डिस्प्लेसमेंट से ही आपको समझ में आ रहा है डिस्प्लेस करना, है ना। तो किसी भी स्थान को बदलना, है ना, किसी भी जगह को बदल लेना। तो मेटल्स क्या करते हैं या एलिमेंट क्या करते हैं? जगह को बदल लेते हैं। कैसे? देखो पढ़ेंगे। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। आपने क्लास 7th में एक्टिविटी की होगी। क्लास 7th में एक्टिविटी किसकी की थी? कॉपर सल्फेट की और आयरन की, है ना। तो कॉपर सल्फेट और आयरन की अगर आप एक्टिविटी करेंगे, याद होगी आपको, तो आप बता पाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें भी हुई थी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। अब उस जैसी और रिएक्शन अपन करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे एक्टिविटी 4.8 में पढ़ेंगे। 4.8 एक्टिविटी करके आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको 100 मिलीलीटर के बीकर्स लेने हैं, ABCD उनको मार्क करना है। 50 ml वाटर लेना है हर एक बीकर में। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस इंडिकेटेड इन फिगर 4.6। 4.6A में आपके जो भी दिए गए मेटल्स, मतलब सॉल्यूशंस दिए, वो आपको डालना है बीकर में, है ना। अब आपको बीकर्स को अनडिस्टर्ब करने रख देना है कुछ समय के लिए। अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में लिखिए, ठीक है। तो देखेंगे बीकर ए में आपने क्या मिलाया? कॉपर सल्फेट डाला था, उसमें ऊपर से जिंक और डाल दिया। कॉपर सल्फेट का पहले सॉल्यूशन बनाया था। बीकर बी में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें भी बनाया था। बीकर सी में आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था। बीकर डी में आपने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। बीकर ई में आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। डाला क्या आपने? ऊपर से जिंक इसमें डाला था, इसमें आयरन नील डाली आपने, इसमें कॉपर टर्निंग डाली, इसमें भी कॉपर टर्निंग, कॉपर की क्षार आती है वो डाली। इसमें आयरन नील मतलब कि आपने एक कील डाल दी।
अब आपको ये बताना है कि आपको चेंज किस में मिलेगा। चेंज आपको इन दोनों बीकर्स में मिलेगा। CDE में आपको नो चेंज, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। देखते हैं कैसे। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। बेटा मैं आपको बताऊं, ये आसपास जो है ना कुछ आवाज़ें वगैरह आएंगी तो डिस्टर्ब नहीं होना है ना। गाने वगैरह चल रहे हैं तो इन्जॉय कीजिए, है ना। आप तो फोकस कीजिए अपने लेक्चर पर। तो देखेंगे व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। तो वेरियस बीकर्स जो हैं आपके, क्या देखते हो आप अलग अलग बीकर्स में, क्या चेंज देखते हो। तो यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। हुआ ये कि एक मेटल ने अपनी जगह ही चेंज कर दी सॉल्यूशन में। कैसे। बीकर ए में जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को लात मार दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स। तभी तो कॉपर सल्फेट का पहले जो कलर था वो ब्लू था, वो डिसअपियर ही हो गया। और अब बचा क्या, पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर। आपको रेड मास, रेड पाउडर तली में जो है जमता हुआ नज़र आ जाएगा। डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, लिखा भी है, समझ में ही आ रहा होगा। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। और रिएक्शन भी आप ऐसे बता सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में लिख सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कॉपर सल्फेट CuSO4 था, जिंक आपने डाला, जिंक सल्फेट ने जगह ले ली। CuSO4 में जिंक यहाँ आ गया, Cu को हटा दिया, Zn-SO4, है ना। और कॉपर जो है वो नीचे बेचारा बैठ गया। और ये जिंक सल्फेट जो है वो कलरलेस होता है, कलर ही चेंज हो गया, ब्लू से बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया। अब यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। अब बीकर बी में भी ऐसा ही होता है ना। चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक मेटल ने दूसरे मेटल को जो है ना उसकी जगह ही चेंज कर दी। आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर्स A एंड B, बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड व्हाई देयर इज नो चेंज इन बीकर CDE। तो CDE में कोई चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है देखो, समझेंगे बहुत अच्छे से। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर C एंड बाय आयरन इन बीकर E। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था जिंक का, है ना, कॉपर से बीकर C में, है ना। और आयरन का भी होना चाहिए था बीकर E में। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर D, है ना। तो इस तरीके से होना था, बट नहीं होता है। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर C, हम कोई भी चेंज नहीं देखते बीकर C में, ना D में देखते ना E में देखते। लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं ये क्यों नहीं हुआ ये। वी कैन इन्फर दैट इन कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक को वो रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत है ना। Cu के पास कम ताकत है कंपैरेटिवली जिंक के, इसीलिए वो जिंक को लात मार के नहीं हटा सकता है। ओके, इसे ये बोल सकते हैं कि वो लेस रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन जिंक के। तो बट वाई व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर A, बाय कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर C। तो जब A में कर लिया था यार जिंक ने कॉपर को, तो फिर C में कॉपर जिंक को क्यों नहीं कर पा रहा है, वो यही बात है ना। क्योंकि वो जो कॉपर है ना वो कम रिएक्टिव है बेचारा, है ना, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो Zn को हटा सके। तो ऐसे ही होता है, पावरफुल लोगों का ज़माना है, तो याद रखिए इस चीज़ को ऐसे। रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट आप आर्बिटरी, है ना। तो साइंस भी क्या बोलता है कि हम जो है मनमानी नहीं करने देंगे, हमारे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। तो इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो कुछ रूल्स हैं, मतलब कि लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेगा। ये बात आपको याद रखनी है। एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो जिंक जो है वो सबसे ऊपर है ना, सबसे हाईली रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, Cu एंड आयरन के। ओके, कॉपर एंड आयरन के। तो अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बीकर D एंड E आल्सो। D और E में इसलिए रिएक्शन नहीं होता है। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। अब आपको ये बताना है कॉपर, जिंक और आयरन में कौन रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव है, कौन उससे कम है, फिर लेस रिएक्टिव है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जिंक सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, फिर उसके बाद में आपको ये बताना है, ये आपका होमवर्क है कि कॉपर आएगा कि आयरन आएगा। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन, है ना। और एक सीरीज़ आपको याद करनी है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं बेटा इसको। आपको यू विल स्टडी इन फर्दर चैप्टर और फर्दर क्लासेस आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से। और रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं इसको, है ना। मेटल्स जो है ना अलग अलग सीरीज़ के होते हैं, अलग अलग उनकी जो है ना रिएक्टिविटी होती है। कोई हाई रिएक्टिव होता है, कोई लेस रिएक्टिव होता है। यहाँ हम लोगों ने जाना कि जिंक जो है ना सबसे हाई है इन दोनों में। ओके, तभी तो वो जो है हाईली रिएक्टिव है, तभी तो वो दूसरों को हटा सकता है, मतलब मोर पावरफुल है देन कॉपर एंड आयरन। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।
यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं करना क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम्स में, और आप बता भी सकते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। अगर आप इन टॉपिक्स को लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो बने रहिए, स्टे ट्यून। और बेटा अब जो लेक्चर है आपका कंटिन्यू ही रहेगा, है ना, रेगुलर रहेगा। तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह, है ना, तो इसी की वजह से जो है वीडियोस मैं बना नहीं पा रहा था। लेकिन अब आपके जो वीडियोस रहेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा या वीडियो को ना आप शेयर कीजिए, है ना, शेयर आप जो है ना बहुत कम करते हैं। ऐसे बच्चों तक फैलाइए जिन्हें ऐसे पढ़ना पसंद आता है। मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आपको ऐसी जो है ना लर्निंग नहीं मिलेगी। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझते हैं, मतलब वर्ड बाई वर्ड हर एक वर्ड का भी मीनिंग मैं आपको बताई, तो ऐसा लगता है ना कि कहीं वर्ड आपका जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो उसका भी मीनिंग हम जान लेते हैं। हर सेंटेंस का हम रीड करते हैं और हर सेंटेंस को। और कोई भी फिर भी इवन देन यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके दौरान आप कोई भी डाउट अगर आपको लगता है फिर भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो, है ना। मैसेज कहाँ करेंगे, तो मैसेज आप वहाँ कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है ना, वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बने रहिए, है ना, और लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर वीडियोस, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत। और बने रहिए, स्टे ट्यून। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।